गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थी। कल हमने टॉपिक जो शुरू किया था वो था चूजे की बाह्य भ्रूण कलाएं। देखिए, बाह्य भ्रूण कलाएं क्या होती है, अपन 5 मिनट को रिव्यू कर लेते हैं। जो कल अपन ने पढ़ा था कि बाह्य भ्रूण कलाएं वे कलाएं आवरण होता है जो क्या करता है कि चूजे में किसी भी प्रकार के देह निर्माण का शरीर निर्माण में भाग तो नहीं लेता, लेकिन दूसरे कार्य जैसे पाचन कह दो, भोजन कह दो, श्वसन कह दो, उत्सर्जन कह दो, इनमें क्या करता है, सहायता करता है। अब हमने कल पढ़ा था कि चूजे में 4 प्रकार की भ्रूण बाह्य कलाएं होती है। पहला पित्तक कोश, सेकंड एम्नियन, थर्ड कोरियन और चौथा था एरेंटाइन्स। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पित्तक कोश क्या होता है। देखिए, पित्तक कोश के बारे में हमने पढ़ा था कि पित्तक के चारों ओर क्या होता है, एक आवरण होता है जिसका निर्माण स्प्लैंक्टोफ्लूर से होता है। स्प्लैंक्टोफ्लूर क्या करती है, पित्तक के चारों ओर क्या करती है, एक आवरण का निर्माण करती है और जो आवरण क्या करता है, पित्तक को क्या करता है, अपने अंदर इकट्ठा करता है। इसके पश्चात स्प्लैंक्टोफ्लूर आगे चल के आहार नाल का निर्माण करती है और आहार नाल के 3 भाग अग्रांतर, मध्यांतर और पश्चांतर का निर्माण करती है, मिडगट, फोरगट और हिंडगट। इसके पश्चात क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, आहार नाल के भागों का विस्तार होता है। अग्रांतर और पश्चांतर तो वृद्धि कर जाते हैं, लेकिन मध्यांतर क्या होता है, धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। अब सिकुड़ने से क्या होता है, इसका जो पित्तक कोश से संबंध होता है ना, वो एक वृंत के सहायता से होता है और यही वृंत क्या करता है, पित्तक कोश से पित्तक को बाहर निकालने का कार्य करता है। अब क्या होता है, सबसे पहले इसमें विशेष प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। वो क्या करती है, जितने पित्तक की आवश्यकता होती है उतने ही क्या करेगी, विशेष प्रकार के एंजाइम का स्रावन करेगी और क्या होगा, पित्तक घुलनशील होगा तरल पदार्थ में, जिसे विशेष रक्त वाहिनियों की सहायता से भ्रूण को पहुंचा दिया जाता है। तो कल हमने इस पित्तक कोश के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एम्नियन और कोरियन। देखिए, एम्नियन और कोरियन है क्या, पहले अपन इसके कार्य समझ लेते क्योंकि टॉपिक थ्योरेटिकल है ज्यादा। एम्नियन और कोरियन क्या होते हैं, तो देखिए पित्तक कोश का कार्य क्या है, भ्रूण को वृद्धि करने के लिए पित्तक को प्रदान करना। अब देखिए, जब भी कोई भ्रूण वृद्धि कर रहा है तो क्या होता है कि हमेशा अंडे को आघात लगते रहते हैं, अर्थात अंडा हिलेगा तो क्या होगा, भ्रूण को आघात लगेगा, अर्थात झटके लगेंगे। अब इन झटकों को बचाने के लिए इसमें 2 और भ्रूण बाह्य झिल्लियां पाई जाती है, एम्नियन और कोरियन। एम्नियन और कोरियन क्या करती है, इन एम्नियन के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे एम्नियोटिक गुहाओं में भरा रहता है, एम्नियन तरल भी कहते हैं। ये तरल क्या करता है, सबसे पहले जो भ्रूण है उसको सूखने से बचाता है, अर्थात उसको जो सूखना, क्योंकि भ्रूण जब वृद्धि कर रहा है तो कई बार वो भ्रूण सूखे नहीं, अर्थात वो हमेशा लिक्विड में रहे, तरल पदार्थ में रहे, वो सूखे नहीं। तो एम्नियन क्या करता है, उस भ्रूण को सूखने से बचाता है। इसके साथ में ये क्या करता है, भ्रूण के चारों ओर एक ऐसा आवरण निर्मित करता है जो क्या करता है, सामान्य आघातों से क्या करता है, भ्रूण को बचाने का कार्य करता है। इसके साथ में कोरियन क्या है, एक अतिरिक्त स्तर है। एम्नियन तो कार्य कर रहा है, लेकिन कोरियन क्या है, अतिरिक्त स्तर है, अर्थात एम्नियन को भी एक अतिरिक्त जो बाह्य सुरक्षा देने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, कोरियन। अब एम्नियन सुरक्षा कर रहा है, इसके अतिरिक्त सुरक्षा का जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, कोरियन कर रहा है। और कोरियन भी का कार्य एम्नियन की सहायता करना। तो एम्नियन और कोरियन को हम आज पढ़ेंगे कि एम्नियन और कोरियन होते क्या है और ये करते क्या है, इनका विशेष रोल। तो मैंने कार्य बता दिया। एक तो एम्नियन का, पहले हम एम्नियन की चर्चा करते हैं। एम्नियन क्या है कि भ्रूण को एक तो सूखने से बचाता है और भ्रूण को सामान्य आघातों से बचाता है। ये एम्नियन का मुख्य कार्य होता है। अब एम्नियन है क्या, देखिए एम्नियन का जब भी मुर्गी अंडा देती है तो सबसे पहले वो उसको उष्मायन करती है। उष्मायन में प्रक्रिया चलती है, अपन सेकेंड ईयर में तो अपने प्रैक्टिकल में भी है कि उष्मायन के 5 घंटे, 18 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे अलग अलग घंटों का है। तो उष्मायन के प्रक्रिया में क्या होता है, एम्नियन का निर्माण होता है। अब क्या होता है, सबसे पहले एम्नियन और कोरियन कलाएं होती है वो सोमेटोफ्लूर जो नामक स्तर है जो बाह्यचरण और मध्य जल स्तर से निर्मित होता है। अर्थात एम्नियन और कोरियन जो कलाएं होती है वो क्या होती है, सोमेटोफ्लूर स्तर से। और सोमेटोफ्लूर किससे बना होता है, बाह्यचरण और मध्य जल स्तर से क्या होती है, ये निर्मित होती है। अब जो मुर्गी अंडे को हीट दे रही है
उष्मायन के 30वें घंटे में एमनियन के स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते हैं। अर्थात अंडा जब 30 घंटे तक वो हीटिंग लेगा, अर्थात लगभग 1 किलो 6 घंटे ऊपर, उसके पश्चात ये चिन्ह दिखाई देते हैं। इस समय पीतक में देखिए, इस समय तो क्या है, जो भ्रूण है वो पीतक में क्या है, आंशिक रूप से धसे भ्रूण के शीर्ष के सामने भ्रूण बाह्य ऊपर की ओर वल्लित हो जाती है। अर्थात जो ये भ्रूण है इसके ऊपर की ओर क्या होती है, जो सोमेटोफ्लोर है वो क्या होती है, वल्लित हो जाती है। अर्थात ये एक वलन का निर्माण करती है। अर्थात मैं इसे डायग्राम से समझाऊं तो ये एक भ्रूण है, तो इसके ऊपर की ओर क्या करती है, वो एक वलन का निर्माण कर रही है। ये कौन कर रही है, सोमेटोफ्लोर ऊपर की ओर एक वलन का निर्माण करती है। इस वलन को एमनियन का शीर्ष वलन कहते हैं। अर्थात अपन किसी जो ऊपर की ओर होता है उसको हमेशा अपन क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्योंकि ये एम्ब्रायो को ऊपर की ओर निर्माण कर रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एमनियन का शीर्ष वलन। एमनियन का शीर्ष वलन कहते हैं। अब सोमेटोफ्लोर ने क्या किया, भ्रूण के ऊपर की ओर क्या किया, एक वलन का निर्माण किया। इसी वलन को क्या कहते हैं, शीर्ष वलन कह रहे हैं। शीर्ष वलन का निर्माण करती है। ये अर्धचंद्राकार, जो अर्धचंद्राकार भाग है, ये शीर्ष को सामने से घेरता हुआ उसकी पृष्ठ सतह से होता हुआ पीछे की ओर वृद्धि कर रहा है। इस डायग्राम से समझिए, ये जो एम्ब्रियोनिक वलन है, अब ये वलन क्या कर रहा है कि भ्रूण के ऊपर की ओर बढ़ा है, तो जिसे हमने क्या किया, एम्ब्रियोन का शीर्ष वलन। अब ये जो वलन है ये क्या करेगा, अर्धचंद्राकार आधा चंद्रमा रूप से। अब ये रहता हुआ ये क्या करेगा, पीछे की ओर वृद्धि करेगा। आप ये पीछे की ओर वृद्धि देख सकते हैं, ये पीछे की ओर वृद्धि करेगा। अर्थात जो भ्रूण है जिसको मैं एम्ब्रायो बता रहा हूँ वो क्या आगे से थोड़ा ऊपर से खुला है, लेकिन आप पीछे से देखिए वो क्या है, सोमेटोफ्लोर द्वारा पूरी तरह से पैक है, अर्थात आवृत है। अर्थात जो ये वलन बन रहा है ये क्या होगा, पहले तो शीर्ष भाग में बन रहा है, जिसे क्या कह रहे हैं, शीर्ष वलन। उसके पश्चात ये भ्रूण के पीछे की ओर जाता हुआ उसे पूरा क्या कर रहा है, आवृत कर रहा है। अर्थात एक पूर्ण चाप का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, पूर्ण चाप का निर्माण कर रहा है। अब मैं इस डायग्राम को वापस आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, ये एम्ब्रायो है, भ्रूण है, ये पीतक है और ये यॉक्स है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने कहा कि एम्ब्रियो सोमेटोफ्लोर होती है, वो क्या करती है, भ्रूण के शीर्ष भाग में एक वलन का निर्माण करती है। अब चूंकि वलन का शीर्ष भाग है तो यहाँ क्या हो गया, एक वलन का निर्माण हो गया। अब ये वलन का निर्माण हुआ, अब इस वलन को क्या करें, एम्ब्रियोन का शीर्ष वलन। इसके पश्चात ये जो वलन है वो क्या करता है, भ्रूण के शीर्ष से पीछे की ओर, ये देखिए ये पीछे की ओर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है और भ्रूण को क्या कर रहा है, पूरा आवर्तित कर रहा है, पीछे की ओर वृद्धि करता है, आवर्तित करता है। और ये शीर्ष के ऊपर क्या होता है, एक पूर्ण चाप का क्या करेगा, पूर्ण चाप का निर्माण करेगा। इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोन कहते हैं। अर्थात वापस रिवाइज कर रहा हूं, एम्ब्रियोन और कोर्बन कलाएं सोमेटोफ्लोर स्तर मध्य जल से निर्मित होती है। उष्मायन के 30वें घंटे में, टाइम याद रखना, उष्मायन के 30वें घंटे में एम्ब्रियोन के प्रथम चिन्ह दिखाई देते हैं। इस समय पीतक में आंशिक रूप से धसे भ्रूण के शीर्ष के सामने भ्रूण बाह्य सोमेटोफ्लोर ऊपर की ओर वल्लित होकर ऊपर की ओर होकर वल्लित हो जाती है। इस वलन को एम्ब्रियोन का शीर्ष वलन कहते हैं। और ये वलन क्या होगा, शीर्ष से पीछे की ओर वृद्धि करेगा, अर्थात ऊपर से पीछे की ओर वृद्धि करेगा और एक चाप का निर्माण करेगा। अब देखिए ये तो क्या है, पीतक योग से एम्ब्रियोनिक फोल्ड, अर्थात एम्ब्रियोन के फोल्ड है, एम्ब्रायो इसको अपन कहते हैं भ्रूण। एलेंटाइन्स अपन पढ़ चुके 4 प्रकार के होते हैं, अपन पढ़ चुके 4 प्रकार की भ्रूण बाह्य होती है। सबसे पहले क्या है, पीतक योग, ठीक है, सेकंड होगी एम्ब्रियोन, थर्ड है कोरियन और फोर्थ क्या है, एलेंटाइन। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि हमने 4 भ्रूण कलाएं जो पढ़ी थी वो चारों भ्रूण कलाएं दिखाई दे रही है। अर्थात भ्रूण को वृद्धि करने के लिए, साथ ही सुरक्षा करने के लिए चारों भ्रूण कलाएं उपस्थित होती है। और इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, पहला पीतक कोष, सेकंड कोरियन, थर्ड एम्ब्रियोन और चौथा एलेंटाइन। अब इसे अपन आगे का समझते हैं। अभी हमने पता था कि सोमेटोफ्लोर होती है वो भ्रूण के चारों ओर क्या होती है, एक एम्ब्रियोन होता है, एम्ब्रियोन का जो शीर्ष होता है उसको एम्ब्रियोनिक फोल्ड कहते हैं। और जो ये वलन होता है ये आगे से क्या होता है, पीछे की ओर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, पीछे की ओर गति करता है, मतलब आवृत कर रहा है। अब क्या होता है कि भ्रूण के दोनों पार्श्व
दीर्घित होकर, अर्थात एमनियोटिक वलन के जो एमनियोटिक वलन है ये गोल्ड से इसके दोनों पार्श्व, इसके एक पार्श्व ये रहा और दूसरा पार्श्व ये रहा, दोनों पार्श्व दीर्घित होकर एमनियोटिक वलन का, अर्थात इसके दोनों पार्श्व जो दीर्घित होकर ये पूरा क्या है एमनियोटिक वलन का निर्माण करते हैं, जिसको अपन कहते हैं एमनियोटिक फोर्स। अर्थात इसके दोनों पार्श्व फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्श्व दीर्घित होकर क्या करते हैं एमनियोटिक वलन का क्या कर रहे हैं निर्माण कर रहे हैं। इस कारण भ्रूण का अधिकांश भाग, क्योंकि दो वलन बन रहे हैं, आपने देखा होगा ए वलन है दो वलन, अभी दोनों वलन जब भ्रूण के चारों ओर बन रहे हैं और भ्रूण को चारों ओर निर्मित हो रहे हैं, तो आपने देखा होगा इस भ्रूण का अगर सिर्फ ये वाला पोर्शन छोड़ दो तो ये इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि भ्रूण पूरी तरह से क्या है इस एमनियोटिक वलन द्वारा घिरा हुआ है। भ्रूण क्या है पूरी सिर्फ ऊपर का कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि एमनियोटिक वलन क्या कर रहा है भ्रूण को चारों ओर से घेर रहा है। अब ये जो तो नीचे भीतर हो गया और भ्रूण के चारों ओर क्या हो गया एमनियोटिक वलन का निर्माण हो गया। अब उस्मानियन के तीसरे दिन अपन ने एमनियन को बना था उस्मानियन के 30वें घंटे में। अब 30वें घंटे का मतलब एक दिन और 6 घंटे। अब क्या हो रहा है उस्मानियन के तीसरे दिन थर्ड डे भ्रूण के पश्च सिरे पर एक अन्य वलन विकसित होता है। भ्रूण के पश्च सिरे पर एक तो देखिए शीर्ष वलन नहीं, शीर्ष वलन तो विकसित हो रहा है, इसके साथ में भ्रूण के पश्च सिरे पर एक अन्य वलन विकसित होता है जिसको कहते हैं पूंछ वलन। क्या कहते हैं पूंछ वलन। देखिए शीर्ष भाग में क्या होगा शीर्ष वलन, नीचे जो है वो क्या होगा पूंछ वलन। आप अपन को बताया ऊपरी शीर्ष से नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा पूंछ वलन विकसित होता है। अब यह वलन पीछे से आगे की ओर बढ़ता हुआ, अब देखिए शीर्ष वलन तो क्या था, देखिए दो चीज ध्यान रखना, अपन ने यहाँ पर कंफ्यूज करने की बात क्या है कि अपन ने दो चीज पढ़ी, एक तो पढ़ा शीर्ष वलन ये वाला, और एक क्या है पूंछ वलन। हमने शीर्ष वलन में क्या कहा कि आगे से पीछे की ओर, आगे से पीछे की ओर, अर्थात ये वाला पोर्शन कहूं तो ये जो पोर्शन है ये क्या कर रहा है आगे से पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन पूंछ वलन में क्या होगा पीछे से आगे की ओर। अगर इस डायग्राम को समझाना चाहें, अगर आप डायग्राम में कुछ समझना चाहें तो मैं इस डायग्राम में सिर्फ नाम हटा देता हूं, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए ये तो क्या है पिक्चर है और ये क्या है भ्रूण। अब क्या होगा, अब मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूं कि एमनियन का जो शीर्ष वलन होता है वो क्या करेगा आगे से पीछे की ओर बेंडिंग करेगा। एमनियन का जो शीर्ष वलन है वो क्या करेगा आगे से पीछे की ओर बेंडिंग करेगा। अब ये आगे से पीछे की ओर बेंडिंग कर रहा है, ये तो कौन सा शीर्ष वलन, लेकिन पूंछ वलन में क्या करेगा पीछे से आगे की ओर बेंडिंग करेगा। इसको मैं डैश डैश से समझा रहा हूं। पूंछ वलन में क्या करेगा पीछे से आगे की ओर क्या करेगा वृद्धि करके एक दूसरे से संयुक्त हो जाएंगे, अर्थात एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो अपन ने यहाँ क्या पढ़ा कि ये वलन पीछे से आगे की बढ़ता है, शीर्ष और पास भाग के वलन से क्या हो जाएगा संयुक्त हो जाएगा। वह स्थान जहाँ समस्त वलन एक दूसरे से संयुग्मित होते हैं उनको क्या कहते हैं सीरो एमनियोटिक संयोजन, संयोजन को कहते हैं कनेक्टिंग। और वो स्थान जहां पर सारे वलन अर्थात 3 वलन है, शीर्ष वलन पूंछ वलन और पार्श्व वलन, शीर्ष वलन ऊपर पार्श्व और पूंछ वलन, वह स्थान जहां पर तीनों वलन संयुग्मित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं सीरो एमनियोटिक संयोजन कहते हैं। और शीर्ष वलन पार्श्व वलन और पूंछ वलन के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप अर्थात इन तीनों के जुड़ने के परिणाम स्वरूप सिर्फ पीतक ग्रंथि को छोड़ के शेष रूप चारों ओर से सोमेटोफ्लोर की 2 परतों द्वारा घिरा रहता है। सोमेटोफ्लोर की 2 परतों द्वारा घिरा रहता है। बाहरी परत को क्या कहते हैं कॉरियम कहते हैं, बाहरी परत को कॉरियम कहते हैं। देखिए ध्यान रखना जो सोमेटोफ्लोर है वो शीर्ष और पार्श्व के संयुग्मन इन तीनों के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप है। वो सोमेटोफ्लोर क्या होता है शेष भ्रूण को चारों ओर से 2 परतों से घिरा रहता है। बाहरी परत क्या कहलाती है कॉरियन, बाहरी परत कॉरियन कहलाती है। अब बाहरी परत कॉरियन है, इस
इसके बाहर की ओर तो क्या होगी, बाह्य चरण होगी, बाहर की ओर बाह्य चरण, और भीतर की ओर क्या होगी, मध्य जन, भीतर की ओर मध्य जन। अब देखिए बाहरी परत को क्या कह रहा हूं, कोरियन कह रहा हूं, कोरियन के बाहर की ओर क्या है, बाह्य चरण, और भीतर की ओर क्या है, मध्य जन स्तर है। और देखिए दो परत बन रही है, बाहरी परत को तो मैंने क्या बताया, कोरियन, इसका मतलब भीतरी परत होगी, उसको मैं क्या कहूंगा, एमनियन। तो भीतरी परत को क्या कहेंगे, एमनियन। अब देखिए चूंकि भीतर की ओर एमनियन है, और एमनियन के जस्ट ऊपर क्या होगी, एमनियन के जस्ट ऊपर कौन सी परत होगी, मध्य जल स्तर। इसका मतलब एमनियन के बाहर की ओर मध्य जल स्तर, और भीतर की ओर बाह्य चरण। क्योंकि देखिए अगर आपको थोड़ा लगे तो ये देखिए, अब देखिए सोमेटोफ्लूइड की बाहरी परत कौन सी है, कोरियन। अब कोरियन के बाहर क्या है, बाह्य चरण, और कोरियन के भीतर क्या है, मध्य जल स्तर। अब कोरियन और इसकी सोमेटोफ्लूइड की भीतरी परत क्या कहलाती है, एमनियन। अब एमनियन के बाहर कौन सा स्तर होगा, क्योंकि ये कोरियन का भीतरी स्तर, एमनियन के बाहरी स्तर एक ही होंगे। इसका मतलब एमनियन का जो बाहरी स्तर होगा वो कौन सा होगा, मध्य जल स्तर, और एमनियन का भीतरी स्तर कौन सा होगा, वो होगी बाह्य चरण। इस प्रकार से इन दोनों परतों का निर्माण होता है। वापस रिवाइज करा रहा हूं, एमनियोटिक वलन के पार्श्व से भ्रूण के दोनों पार्श्वों से संयुक्त होकर विकसित होकर एमनियोटिक वलन का निर्माण करते हैं। इस कारण भ्रूण का अधिकांश भाग, इस कारण दोनों जो भाग है, इस कारण क्या होता है, जो भ्रूण का अधिकांश भाग क्या होगा, ये आवृत कर देंगे। अब उस्मानियन के तीसरे दिन एक अन्य भाग विकसित होता है, जिसको क्या कहते हैं, पूंछ वलन, जिसको कह रहे हैं पूंछ वलन। सबसे पहले क्या हुआ, शीर्ष वलन, और अब क्या हो गया, पूंछ वलन। तीसरा कौन सा होगा, पार्श्व वलन। उस्मानियन के तीसरे दिन भ्रूण के पश्चिमी अन्य होता है, पूंछ वलन रहता है। अब शीर्ष वलन तो आगे से पीछे की ओर, पूंछ वलन क्या होगा, पीछे से आगे की ओर होता है। और जहां ये दोनों संयुक्त होते हैं उस पोर्शन को कहते हैं सीरो एम्ब्रियोटिक स्क्लेरोजन। और शीर्ष वलन, पार्श्व वलन और पूंछ वलन के संयुक्त वजह भ्रूण के चारों ओर सोमेटोफ्लूइड के दो स्तर बनते हैं, दो आवरण बनते हैं। बाहरी स्तर को कोरियन कहते हैं, इसके बाहर की ओर बाह्य चरण, भीतर की ओर मध्य जन स्तर होता है। और दूसरा जो स्तर होता है एमनियन होता है, एमनियन के बाहर की ओर मध्य जन स्तर, भीतर की ओर क्या होगा, भीतर की ओर होगा हमेशा बाह्य चरण होती है। अब इससे आगे का पता, देखिए अब हमारा लास्ट क्या है कि एमनियन और भ्रूण के बीच की गुहा को, एमनियन है, अब अपन को बताया कि भ्रूण के बाहर क्या है, भ्रूण के बाहर है एमनियन, और एमनियन के बाहर क्या है, कोरियन। तो एमनियन तथा भ्रूण के बीच की गुहा को, एमनियन और कोरियन के बीच की, एमनियन और भ्रूण के बीच की गुहा को क्या कहते हैं, एमनियोटिक गुहा कहते हैं। यह गुहा बाह्य चरण से आवर्तित होती है, यह गुहा क्या होगी, बाह्य चरण से आवर्तित होगी। एमनियोटिक तथा भ्रूण के बीच की गुहा क्या कहेंगे, एमनियोटिक गुहा कहते हैं, और ये गुहा बाह्य चरण से क्या होगी, आवर्तित होगी। अब इसमें एक तरल पदार्थ भरा है जिसे एमनियोटिक तरल कहते हैं। अब देखिए जो एमनियन और भ्रूण के बीच की गुहा को क्या कहते हैं, एमनियोटिक गुहा कहते हैं, और इस गुहा में एक तरल पदार्थ भरा है। अब इस तरल पदार्थ का कार्य क्या है, भ्रूण को सूखने से बचाना। क्योंकि देखिए जब भी भ्रूण होता है वो वृद्धि कर रहा है तो उसके सूखने की संभावना था, अगर वो सूख जाएगा तो वो बिल्कुल मर जाएगा। तो सूखने से जो बचा रहा है वो क्या कर रहा है, एमनियोटिक तरल बचा रहा है। और एमनियन तथा कोरियन के बीच की गुहा को क्या कहते हैं, सीरो एमनियोटिक गुहा कहते हैं। सीरो एमनियोटिक गुहा कहते हैं जो पूर्णतः मध्य जन स्तर द्वारा आवृत रहती है। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो पित्तक कोष होता है उसका कार्य होता है भ्रूण को वृद्धि करना। लेकिन चूंकि अंडा जब हिलता है तो क्या होता है, उसमें सामान्य आघात भी होते हैं और भ्रूण वृद्धि कर रहा है, उसको सूखने से बचाना है। तो पित्तक कोष के अलावा, पित्तक के अलावा भ्रूण के चारों 3 अन्य पाए जाते हैं, इसको भी हमने 2 पढ़ा है। तो भ्रूण के चारों 2 अन्य और आवरण पाए जाते हैं, जिनमें एक तो एमनियन कहलाता है और कोरियन कहलाता है।
सोमेटोप्लूर का, सोमेटो जो प्लूर होता है, सोमेटोप्लूर की जो बाहरी परत होती है वो कहलाती है कोरियोन। सोमेटोप्लूर की बाहरी परत, अर्थात ये जो बाहरी परत है ये क्या कहला रही है, कोरियोन कहला रही है। और बाहरी परत के बाहर की ओर तो क्या होगी, बाह्य चर्म होगी, जबकि भीतर की ओर क्या होगी, मध्य जलस्तर। अब सोमेटोप्लूर है उसकी दो परतें हैं, सोमेटोप्लूर की दो परतें हैं, बाहर में क्या होगी कोरियोन और भीतर की ओर क्या है, एम्नियोन। अब बाहर की ओर कोरियोन है, भीतर की ओर एम्नियोन है, और इस एम्नियोन के अंदर क्या है, नीचे भ्रूण है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भ्रूण के ऊपर क्या एम्नियोन, एम्नियोन के ऊपर कोरियोन है, अर्थात भ्रूण को सामान्य सूखने से और आघातों से कौन बचा रहा है, एम्नियोन बचा रहा है। लेकिन एम्नियोन के साथ ही कोरियोन की एक और परत उपस्थित है, अर्थात उसको दोहरी सुरक्षात्मक परत प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है, भ्रूण सामान्य अगर अंडा हिलेगा उसको सामान्य आघात लग रहे, उससे उसको दो परत बचा रही है। पहला तो कौन सी बचा रही है, एम्नियोन। एम्नियोन के बाद कोरियोन भी क्या करती है, उसको सामान्य आघातों से बचाने का कार्य करती है। अब सोमेटोप्लूर की बाह्य परत क्या कहलाती है, कोरियोन कहलाती है। कोरियोन का बाह्य जो स्तर होता है वो कहलाता है बाह्य चर्म, भीतर की ओर मध्य जन स्तर, जबकि एम्नियोन का बाह्य स्तर कहलाता है मध्य जन स्तर और भीतर क्या कहलाती है, बाह्य चर्म। अब ये दोनों जो होते हैं बाह्य झिल्लियां, ये भ्रूण को सामान्य आघातों से बचाने का कार्य करती है। अब हमारा जो टॉपिक लास्ट रहा है वो है इन दोनों के कार्य, इन दोनों के कार्य क्या है। उससे पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं कि ये इस अंडे की जो बाहरी आवरण है, जो सामान्यतः किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जस्ट इसके चारों ओर क्या है, पीतक होता है। पीतक क्या होता है, भ्रूण क्या करता है, पीतक को एक तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। इस पीतक के चारों तरफ आवरण होता है, जिसको हम कल पढ़ चुके हैं, पीतक कोष। अब इस पीतक के कोष के जो जस्ट बाहर क्या है, एक एम्नियोटिक वलन पाया जाता है। इस वलन के जो नेक्स्ट हिरा है वो क्या कहता है, कोरियोन, और यहाँ क्या रहता है, एम्नियोन। और ये है एलेंटाइन, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, एलेंटाइन। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इन दोनों के कार्य। नेक्स्ट है हमारे एम्नियोन और कोरियोन के कार्य, जिसको अपन एक चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं। देखिए एम्नियोन का सबसे जो मेन है, उसमें क्या होता है, एम्नियोटिक गुहा में क्या होता है, तरल पदार्थ भरा रहता है। अब ये तरल पदार्थ क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, भ्रूण को, अब जो ये जो तरल पदार्थ है भ्रूण की चारों एक तालाब का निर्माण कर रहा है। अब कोई चीज तालाब में डूबी हुई हो, अपन एक कल्पना करते हैं, कोई चीज अगर तालाब में डूबी हुई हो, ठीक है, वो तालाब से बाहर निकले वापस डूब रही है, तो उस चित्र में क्या होगा, वो वस्तु कभी भी सूखी नहीं रहेगी। तो क्या होता है, ये एम्नियोटिक गुहा में जो भरा तरल होता है, ये भ्रूण की चारों ओर एक ताल नुमा आवरण का निर्माण करता है, और भ्रूण क्या होता है, इसके अंदर होता है। अब इस कारण क्या होता है, ये भ्रूण को क्या करता है, सूखने से बचाता है, क्योंकि अगर भ्रूण सूख जाएगा तो वो मर जाएगा। तो इसका तो पहला कार्य क्या है, कि भ्रूण को सूखने से बचाता है। दूसरा क्या होता है, ये तरल क्या होता है, तरल क्या होता है कि जब भ्रूण को सामान्य आघात लगते हैं तो ये तरल पदार्थ चलता है, तो उससे क्या होता है, उसका बैलेंस बनता है, और भ्रूण को क्या करता है, कोई भी सामान्य आघातों से हमेशा उसकी सुरक्षा होती है। इसके साथ ही क्या होता है कि इसमें मध्य जन स्तर होता है, वो अरेखीय तंतुओं से मिलकर बना होता है। अरेखीय तंतुओं का फायदा क्या होता है कि जब ये एम्नियोटिक में ये जो भ्रूण हिल रहा है, ये क्या करता है, जो बाहर भ्रूण कलाएं हैं उससे कभी भी क्या होता है, चिपकता नहीं है। तो एम्नियोन के तीन कार्य क्या है, एम्नियोटिक गुहा में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जो भ्रूण के चारों ओर क्या करेगा, एक ताल का निर्माण करता है, और भ्रूण को क्या करेगा, सूखने से हमेशा क्या बचेगा, बचाएगा। उसके बाद एम्नियोटिक तरल भ्रूण को सामान्य आघातों से अर्थात झटके लग रहे हैं उनसे भी क्या कर रहा है, बचा रहा है। एम्नियोटिक कला का मध्य जन स्तर, एम्नियोटिक कला का मध्य जन स्तर अरेखीय तंतुओं का बना होता है, जिसके संकुचन से भ्रूण एम्नियोटिक तरल में इधर उधर जाता है, और भ्रूण क्या करता है, बाह्य कलाओं से चिपकता नहीं है। तो अपन इसके तीन कार्य पढ़े, तो इसके संक्षिप्त में कहूं तो पहला क्या कार्य है, भ्रूण को सामान्य आघातों से बचाना, दूसरा सूखने से बचाना, और तीसरा भ्रूण बाह्य कलाओं से बचने से, भ्रूण बाह्य कला से चिपकने से बचाना। अब देखिए एम्नियोन के बाहर तो क्या है, कोरियोन है। इसका मतलब कोरियोन क्या करता है, एक और आवरण प्रदान कर रहा है, जो भ्रूण को क्या करेगा, सामान्य आघातों से बचाएगा, और एलेंटाइन्स के बढ़ने के लिए क्या करेगा, स्तन उपलब्ध करेगा, क्योंकि एलेंटाइन जब भी वृद्धि करेगी तो उसके फैलने के जो स्थान उपलब्ध कराता है वो हमेशा कोरियोन कराता है। तो कोरियोन क्या है, कोरियोन की शिरो एम्नियोटिक गुहा में तरल पदार्थ भरा रहता है, जो क्या करता है, तरल पदार्थ भ्रूण को क्या कर रहा है, एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और एलेंटाइन्स कला को बढ़ने के लिए क्या कर रहा है, स्थान उपलब्ध करा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हमने पढ़ा और कल हमने पढ़ा, तो हमने
ये देखा कि चूजे के अंदर 4 जो भ्रूण क्लाइमेशन में 3 पड़ गए, तीनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो पीतक कोष होता है इसका मुख्य कार्य होता है कि पीतक प्रदान करना, लेकिन इसके साथ ही अंडे को हिलने डुलने पर सामान्य आघातों से और भ्रूण को सूखने से बचाने के लिए और भ्रूण को हिलने डुलने से जो आघातों से बचाने के लिए इसमें 2 स्तर और पाए जाते हैं, जिसको हमने कहा एम्ब्रियन और कोरियन। एम्ब्रियन और कोरियन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, चौथे भ्रूण को बाहर के चूजे के अंदर है, लास्ट है, वो है एलेंटाइस। एलेंटाइस होने के साथ ही ये टॉपिक हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एलेंटाइस के बारे में पढ़ेंगे। एलेंटाइस क्या होते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं और ये किस प्रकार की भ्रूण बाहर